Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था इस बार 2025 का, जिसके 3 साल पहले फॉर्म पड़े थे, उसकी परीक्षा 16 तारीख को हुई थी। और उसके प्रथम पार्ट जो जनरल नॉलेज का पार्ट था वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम लोग जो फिजिकल एजुकेशन का सेक्शन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 100 तक के क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। एक्चुअली इस पूरे क्वेश्चन का डिवीजन क्या था? 30 क्वेश्चन प्लस 70 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस जो हमारे जीएस के थे वो हमने कर लिए थे। अब ये पीएचई के जो 30 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन रह गए, वो आज सारे के सारे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों करने वाले हैं। ठीक है, चलिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें? फिजिकल एजुकेशन टीचर शुड बी हाईली स्किलफुल। और इसका रीजन का इसका है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर रिक्वायर्स करेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन फॉर स्किल बीइंग टॉट। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर को क्या होना चाहिए? हाईली स्किलफुल होना चाहिए, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ये बोल रहा है कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है उसको करेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी करना पड़ता है, इसलिए स्किल्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन का गति के नियमों का खेल प्रशिक्षण में लाभ क्या है? इस क्वेश्चन का जनरली आप अगर आंसर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो न्यूटन के लॉज जो है वो सीधे सीधे बात करते हैं फोर्स पे। और फोर्स अगर गलत डायरेक्शन में आपका लगेगा तो फिर क्या होगा? आपको इंजरी होगी। और इंजरी के प्रिवेंशन के लिए बेसिकली जो काम करते हैं वो न्यूटन्स के लॉ मेरे प्यारे बच्चों काम करते हैं। तो प्रोवाइडिंग सेफ्टी इन स्पोर्ट्स इसका आंसर होगा। कैरोटीन पिगमेंट किस विटामिन में होता है? विटामिन ए से रिलेटेड है। बीटा कैरोटीन का भी काफी बात करते हैं, जैसे बाल बाल आपके झड़ने वड़ने का जितना भी सब रहता है, ये विटामिन ए से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है व्हाट डज ट्रेडमिल एर्गोमेट्री टेस्ट में? ट्रेडमिल एर्गोमेट्री टेस्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को मेजर करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। आर टी इज इक्वल टू डिस्टेंस द स्टिक्स टाइमर फॉल्स इन द फीट 32 इंटू एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है? नेल्सन रिएक्शन टाइम टेस्ट है। ये इसी की तरह समझ लीजिए जैसे रूलर ड्रॉप टेस्ट होता है, उसी की तरह का टेस्ट है। इसमें आपकी स्टिक रहती है, स्टिक को आपने पकड़ना होता है, तो कितने टाइम में स्टिक जो है वो कितनी गिरी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 से, और उसको डिवीजन करके स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। अब बात आती है कैरिकुलम प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन। जो कैरिकुलम का प्लानिंग करेंगे, जो कैरिकुलम आपको में पढ़ाए जाना है, उस कैरिकुलम का बेसिकली कौन कौन से पार्ट हैं, या एक तरह से ये बोलो कि एलिमेंटल पार्ट क्या है जिनका इफेक्ट कैरिकुलम प्लानिंग में पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसमें बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग प्रोसीजर होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरा, रिक्रिएशनल वैल्यू ऑफ प्रोग्राम, इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सोसाइटी एंड कल्चर। ये एक बड़ी चीज है कि सोसाइटी और कल्चर, जैसे कल्चरल, जैसे आप ये समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर कल्चर में आप रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के पर्टिकुलर जो रीजनल चीजें हैं उनको पढ़ाना, रीजनल गेम्स को इनकलकेट करना, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं इसमें इनकलकेटेड रहती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। फिजिकल एजुकेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, वो फिजिकल डेवलपमेंट तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि आपने देखा है इसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सारे के सारे डेवलपमेंट को हम लोग इनकलकेट करते हैं, राइट? एंड द रीजन इज कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स गिव एम्फेसिस ओनली ऑन विनिंग टूर्नामेंट। ये बात भी क्लियर, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन नॉट ओनली लिमिटेड टू, ये ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे इसका अगर ये होता है कि फिजिकल एजुकेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, अगर यहाँ पे दिया होता नीचे
कि कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स आर डिजाइंड सच अ वे दैट दे इंटेंडेड टू वर्क ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता। मतलब इसमें रीजन और असर्शन दोनों सही है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ये क्या नहीं करता, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेलनेस मूवमेंट सपोर्ट्स एफर्ट डिटेक्ट टुवर्ड्स। अब इसमें बहुत सारे बच्चों ने ये हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन लगाया है। मेरे प्यारे बच्चों, हेल्थ क्या है, ये वेलनेस क्या है, पहले तो इसको आप देख लो। ये एक है हेल्थ। हेल्थ की अगर आप देखें, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग है। क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग। लेकिन जो वेलनेस है, ये है आपकी स्टेट ऑफ लिविंग। और स्टेट ऑफ लिविंग हेल्दी तभी हो सकती है जब आप ऑल ऑल अराउंड पर्सनालिटी पे बात करें, तो ए आंसर इसका करेक्ट होगा, इसका बी आंसर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 39। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, ये सारे के सारे पार्ट अगर आप ऐसे करके करके देखेंगे, ये किसके पार्ट हैं? ये आपके बड़ी आंत के पार्ट है। ठीक है, छोटी आंत का जितना भी जिजनम, डिडनम और इलियम जो है, वो आपका किस में रहते हैं? इसके बीच वाले पोर्शन में रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, कब स्टार्ट हुआ था? 1925। ठीक है, आगे चलते हैं। एक खेल निर्माण कार्यक्रम के विस्थापन, इनका चरण बताना है, तो पोस्ट टीसी वाला जो फॉर्मूला है वो तो आपको भूलना नहीं है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। लेकिन इसमें बीच में बजट भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले प्लान कर लेंगे और प्लान के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग? बजट एलोकेट कर लेंगे, फिर उसके बाद स्टाफ, फिर उसके बाद डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इसमें अगर आंसर देखेंगे तो सबसे पहले प्लानिंग, मतलब 3। दूसरे नंबर पे प्लानिंग के बाद आएगा आपका स्टाफिंग, फिर बजटिंग, बजट का मतलब 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, और 4 के बाद में लास्ट में हो जाएगा क्या आपका? डायरेक्टिंग सेकंड। तो ये वाला आंसर 3 1 4 2, 3 1 4 2, डी आंसर आपका करेक्ट। ठीक है, चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोटर एडुकेबिलिटी डिपेंड्स ऑन। ये न्यूरोमस्कुलर कंडीशन पे डिपेंड करती है। कंसिस्टेंसी इन एफर्ट बिल्कुल करेक्ट है। एज ऑफ सब्जेक्ट, इस पे भी डिपेंड करेगी। सब्जेक्ट, जेंडर ऑफ सब्जेक्ट, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसका। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आइए लिस्ट को मैच करना है। अब बेसिकली अगर आप देखेंगे, सबसे पहले इजी वाला कोई भी जोड़ दीजिए। जैसे फ्लोराइड है, फ्लोराइड का बिल्कुल कंफर्म है सबका, तो ये क्या जाएगा? 4। ओके, फिर उसके बाद सोडियम क्या करता है? सोडियम आपका ब्लड सेल को हेल्दी रखता है। पोटेशियम का काम क्या है? मसल्स पे बात करता है। और अगर आप क्लोराइड का देखोगे, इट्स हेल्प इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आपका सी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उसको फिर दोबारा से टिक करना। वेरियांस ऑफ, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया। वेरियांस रेशियो टेस्ट, एक्चुअली होता क्या है कि दो सैंपल के वेरिएंसेस को जब हम चेक करते हैं तो ये एफ टेस्ट की मदद से करते हैं, और इसी का मॉडिफाइड वर्जन है एनोवा, ANOVA। ठीक है, इसी का मॉडिफाइड वर्जन क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा की फुल फॉर्म है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। कह रहा है प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है। हमने ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड में पढ़ा था कि पहले हम क्या करते थे? वी नीड टू गिव सम वेट, पहले हम कुछ वेट देते थे, फिर उसको क्या करते थे? उसको अकोमोडेट होने देते थे, फिर दोबारा उनको वेट देते। तो सीधा सीधा ये ग्रेजुअल इंक्रीज इन स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन मसल एंड इट्स गेन स्ट्रेंथ। ओके, हाँ जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम वेस्ट करने की इस पे जरूरत नहीं है। हु स्टेटेड दैट द प्ले इज प्रोफाउंड मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज, या फिर फोरवेल ने बोला था। सीधा सीधा डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। SWAT इज समटाइम रेफर्ड एज TOWS। ठीक है, शॉर्ट को TOWS भी बोलते हैं। शॉर्ट आर मेजरली डेवलप्ड बाय केनेथ एंड्रू, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। इन्हीं ने इसको डेवलप करा था। इसको शॉर्ट को TOWS भी अल्टरनेटिवली बोला जाता है। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट 48, द एक्सियल मसल्स ऑफ स्पाइन कंट्रोल द पोजीशन ऑफ। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो स्पाइन की मसल्स होती हैं जितनी भी, ये यहाँ पे ट्रेपीजियस जैसे इससे निकलती हुई जो भी मसल्स हैं, ये आपका यहाँ पे शोल्डर वगैरह है उनका भी मूवमेंट, गर्दन के मूवमेंट को भी कंट्रोल करती है। प्लस उसके बाद जो पेक्टोरियल ग्राइडल है उसके मूवमेंट को भी। पेक्टोरियल मेजर तो ये तो आगे की साइड में आ जाता है, चेस्ट की साइड में, तो उधर नहीं जाएगा, तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, हेड नेक एंड वर्टिब्रल कॉलम, सी करेक्ट आंसर लगा हुआ है ऑलरेडी। चलिए आगे चलते हैं। द ट्रेनिंग इन द कंपटीशन पीरियड एम्स टू अचीव एंड मेंटेन टॉप फॉर्म, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। वंस अचीव टॉप फॉर्म कैन बी सस्टेन्ड फॉर लॉन्ग टाइम, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो टॉप फॉर्म बहुत दिनों तक सस्टेन रखना बहुत मुश्किल की बात है, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी आंसर इसका करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। विच नर्व सिस्टम गिव एक्टिव सिचुएशन फॉर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, कई बार मैंने मेरी बुक में बहुत अच्छी तरह से आपने देखा होगा कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस हार्मोन की वजह से होता है? कॉर्टिसोल। इसको भी आप याद रखेंगे, अगले किसी भी पेपर में पूछ सकता है। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जैसे आपने सांप देख लिया और स्नेक को देखने के बाद वेदर यू विल स्टैंड और यू विल रन अवे। मान लीजिए आपने कोई कुछ भी ऐसी चीज देख ली जो आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है, तो आप खड़े रहेंगे, मुकाबला करेंगे या भाग जाएंगे? ये डिपेंड करता है किस पे? कार्टिसोल हार्मोन पे। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? ये रेस्ट, डाइजेस्टिव, ब्लैंकिंग, यूरिनेशन, स्वेलिंग, ये सारी की सारी चीजें, मतलब जो पैसिव मूवमेंट है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से जिन चीजें जो चीजें डिसबैलेंस होती हैं उनको बैलेंस करता है आपका कौन? पैरासिम्पैथेटिक। चलिए ठीक है। सॉरी। क्वेश्चन करेंगे 51। इन कबड्डी मैक्सिमम ऑफ 5 सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम 5 रिवर्स प्लेयर आर अलाउडेड विद द परमिशन ऑफ रेफरी एट अ टाइम, बिल्कुल करेक्ट है ये। इन कबड्डी से सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर कैन बी रीसब्स्टिट्यूटेड, ये नहीं है। सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर जो है वो रीसब्स्टिट्यूशन किए जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से ऊपर अलाउड वाला जो है वो क्लियर कंफर्मेशन इसका नहीं मिलता कि सब्स्टिट्यूशन का रीसब्स्टिट्यूशन परमिशन क्या करता है? टाइम। ये रेफरी को ओवरराइड नहीं कर सकता रीसब्स्टिट्यूट, ठीक है ना? तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट चलेंगे। सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द पार्टिसिपेशन इन गेम, बिल्कुल बात सही है। खेल खेल में क्या होता है? समाजवाद बढ़ता है। जैसे आप ये सोच लीजिए, भारत में अगर आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में इंडिया के कुछ प्लेयर हैं, कुछ प्लेयर न्यूजीलैंड के, मतलब अलग अलग कंट्रीज से आए हुए प्लेयर एक दूसरे में क्या होते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं बाद में, तो सोशलाइजेशन बढ़ता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंक्लूड डेवलप, इनकलकेट डेवलप सोशल हैबिट, बिल्कुल क्लियर बात है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखेंगे। विच टेस्ट इज यूज टू मेजर द शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी, ये थोड़ा कंफ्यूजन में बच्चों ने गलत किया होगा, क्योंकि सिट एंड रीच टेस्ट जो होता है वो बैक स्ट्रेच टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करिए, तो शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी में बैक स्ट्रेच टेस्ट जो है वो स्पेशली किया जाता है, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इफेक्टिव टीम एनवायरनमेंट इज डेवलप्ड थ्रू, कैसे कैसे टीम एनवायरनमेंट डेवलप होगा? सोशल सपोर्ट बिल्कुल जरूरी है। डिस्टिंक्टिवनेस, अगर बिल्कुल अलग है तो नहीं है तो भी चलेगा, डिस्टिंक्टिवनेस जरूरी है। फेयरनेस होनी चाहिए। इंडिविजुअल एक्सीलेंस, अगर इन यहाँ पे जब भी आप टीम की बात कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल एक्सीलेंस की बात नहीं करेंगे, सबका साथ सबका विकास वाला जो कॉन्सेप्ट है वही चलेगा टीम में। अदरवाइज किसी एक प्लेयर पर ज्यादा कोच ध्यान देगा तो दूसरे प्लेयर्स जो है वो उनसे चिढ़ने लगेंगे या फिर नफरत करने लगेंगे, तो जो एक टीम कोहेशन वाला जो कंडीशन है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ए बी सी सिर्फ आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। इंडिविजुअल एक्सीलेंस को ज्यादा महत्वता नहीं दी जाती है। इसमें क्या होता है, व्हेन यू आर बीइंग द पार्ट ऑफ अ टीम, you need to go with the collective measures or the collective effort for victory of the team. Got it? The shortening of the muscles during contraction is known as, देखिए shortening of muscle हो रही है और contraction हो रहा है तो concentric contraction होता है, और यही अगर lengthening muscle हो रही है और lengthening muscle हो रही है और contraction हो रहा है
तो उसको बोलते हैं इसेंट्रिक कंट्रैक्शन। ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स, एंड गैलन, पर्सनैलिटी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप? हिप्पोक्रेट्स के अनुसार पर्सनैलिटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट। छह आंसर गलत है। चलिए आगे चलते हैं। ऑल प्लेइंग एरियाज इन इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बी लेड इन विच डायरेक्शन? इसका आंसर ज्यादातर बच्चे वही ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन करके आए हैं, लेकिन आप सिंपली सोचिए कि एक आपका बंद कमरा दे दिया आपको। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन सिर्फ इसलिए बनाई जाती है जिससे कि जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली हिट नहीं करें, चाहे वो सूरज उग रहा हो, चाहे वो सूरज बाद में क्या हो रहा हो आपका, सॉरी। तो क्या करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। बेसिकली whenever you are going with that, right, what you need to do, you need to have a very much concentration that if you are uh, giving your instructions while making indoor stadium there is a no need to give the particular direction, because the direction is not important in that case. ओके, तो आप डायरेक्शन किसी भी उसमें बना सकते हो, लेकिन अगर जहां तक इंपॉर्टेंस की बात करो तो मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्या आपको ध्यान रखना होता है? हाइट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 मीटर से ज्यादा की ही हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन को कंसीडर करा जाता है। ठीक है, उसमें हवा अच्छी तरह से आनी चाहिए, अगर ऑक्सीजन की अंदर कमी हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वेंटिलेशन और हाइट का बेसिकली ध्यान रखा जाता है, वेंटिलेशन, हाइट एंड लाइट। ये इसमें डायरेक्शन का कोई भी अंदर रोल नहीं होता है बेसिकली। अब अगर क्वेश्चन पेपर जिसने भी बनाया उस टीचर ने कोई वास्तु शास्त्र वगैरह के हिसाब से देखा हो तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बेसिकली माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? देखिए सिंपल, ओवर राइडिंग ऑफ अथॉरिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल नहीं है। कोई नीचे ऑर्डर में कोई भी व्यक्ति ऊपर वाले के ऑर्डर को ओवरराइड नहीं करता है। एक हायरार्की चलती है ऊपर से जो भी ऑर्डर आता है नीचे तक आपको फॉलो करना होता है, और यही एक तरह से रूल है मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए अभी चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप टू द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। कार्डियक कंडक्शन में अभी आप देखिए सिंपली ये कहाँ से चलता है? एस ए नोड से स्टार्ट होता है आपका कंडक्शन। ऐसे नोड के तुरंत बाद कहाँ चला जाएगा? ऐसे नोड के बाद आएगा एट्रियो वेंट्रिकल, एवी नोड का है। एवी नोड से जैसे ही निकला, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक गैप होता है थोड़ा सा, क्या करता है, जो सिग्नल होता है 0.03 सेकंड के लिए क्या होता है, होल्ड होता है थोड़ा सा, ताकि जो कॉन्ट्रेक्शन के लिए पूरा क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, टाइम मिल जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद किस में जाता है? बंडल ऑफ एच आई एस, हिस। बंडल ऑफ हिस के बाद अगर क्या करेंगे, तो जो राइट एंड लेफ्ट बंडल वहां पे चला जाएगा, और लास्ट में आपका कहाँ जाता है? बंडल ऑफ हिस, और लास्ट में आपका मेरे प्यारे बच्चों कौन सा? पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ सीधा सीधा ये तो मैच करने के लिए दिया है। विटामिन ई को टोकोफेरल बोलते हैं, विटामिन बी टू को विटामिन ई को टोकोफेरल, विटामिन बी टू का डी टू को कैल्सीफेरल बोलेंगे, बी टू को राइबोफ्लोविन, और सी को आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ इसमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ, सिंपल सिंपल यहाँ पे अगर देखो आप, तो विटामिन ई का टोकोफेरल, विटामिन बी का राइबोफ्लोविन, डी का कैल्सीफेरॉल, सी का एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट? मेरे प्यारे बच्चों, ये अचीवमेंट टेस्ट डाल के सिर्फ आपको फंसाना चाहा है इसमें। अचीवमेंट टेस्ट हो चाहे कोई सा भी टेस्ट हो मेरे प्यारे बच्चों, इवेल्युएशन से कोई लेना देना नहीं है इसमें। बहुत बड़ा बात, जब बात कंस्ट्रक्शन की हो रही है तो कंस्ट्रक्शन में आपकी रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और वैलिडिटी, ये तीनों चीजें बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, हाँ, इसमें अगर सब्जेक्टिविटी देता है तो भी उसको हटा देना है, सब्जेक्टिविटी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेडिशनल क्राइटेरिया यूज फॉर जजमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? जहां भी क्वालिटेटिव रिसर्च आ जाएगी, आंखें बंद करके इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी आपको आंसर मार देना।
क्योंकि यही दो बड़े क्राइटेरिया हैं जिसमें जो कि फॉलो किए जाते हैं जब क्वालिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है। ठीक है, जहाँ रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते नहीं। ठीक, चलिए, जहाँ बिल्कुल ज्यादातर सोशल साइंस के जो पेपर्स हैं उनको इस तरह से किया जाता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर प्राइमरीली बेस्ड ऑन टू सब्जेक्ट्स। प्राइमरीली बेस्ड ऑन किस पे? टेक्निक और स्किल। ठीक है, सी आंसर एकदम करेक्ट है। हम लोग जल्दी जल्दी से खत्म करेंगे सारे क्वेश्चंस को। अच्छा, ये बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया फिर से। 100 मीटर की जो रेस है उसमें डिफरेंट फेजेस हैं। कितने फेज होते हैं? बेसिकली 4 फेज होते हैं। चारों फेजों को आपको लिखना है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहला फेज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? रिएक्शन फेज होता है, कि जहां आपको रिएक्ट करना होता है जैसे ही आपको गन शॉट का आवाज आता है। रिएक्शन फेज के तुरंत बाद क्या आता है? स्पीड फेज। स्पीड फेज के बाद क्या होता है? स्पीड बढ़ती है तो आता है एक्सीलरेशन फेज, और एक्सीलरेशन के बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है वेलोसिटी फेज, जो है लास्ट फेज है। तो इसको आप याद रखेंगे। रिएक्शन, रिएक्शन के बाद आपका दूसरा फेज है स्पीड, स्पीड के बाद क्या है? एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन के बाद क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। Which of the following sample technique is different from other? Cluster sampling, stratified random sampling, purposive sampling, random sampling। देखिए, purposive sampling क्या है? ये आपका अलग है इनमें से। देखिए, इनमें से क्लस्टर सैंपलिंग भी रैंडम टेक्निक है, स्ट्रेटिफाइड भी रैंडम है, और ये क्या है? ये आपका रैंडम सैंपलिंग भी क्या है? रैंडम सैंपलिंग में तो रैंडमनेस है ही, लेकिन प्रोपोजिव सैंपलिंग क्या है? ये एक सोची समझी है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस सैंपलिंग में ये कर लिया कि इसमें रैंडमनेस नहीं है ना। तो बेसिकली ये क्या होती है? दो तरह की होती है सैंपलिंग। ठीक है, प्रोपोजिव होती है और नॉन प्रोपोजिव होती है। ओके, ठीक है, चलिए। तो इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग सही तरह से देख लेंगे। बाकी के क्या है? ये सारे के सारे अलग हैं, क्योंकि इनमें रेंडमाइजेशन है और इसमें रेंडमाइजेशन नहीं है। वे ब्रॉड कैटेगरी में अगर देखें हम, तो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। तो प्रोपोजिव सैंपलिंग क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, और बाकी सारे क्या है? प्रोबेबिलिटी। चलिए, ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इसमें सीधा सीधा सही मिला हुआ है तो ज्यादा इसमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट होती है। ऑब्जेक्टिविटी कंसिस्टेंसी रिजल्ट पर डिफरेंट टेस्टर्स के द्वारा होती है। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिकेशन। और नॉर्म्स का मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट लगा हुआ है। बात का था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगर देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी सबसे पहले क्या थी? स्टडी ऑफ सोल। स्टडी ऑफ सोल के बाद साइकोलॉजी ऑफ मॉडर्न टाइम क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद एक ही चीज आप याद रखेंगे, साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू अरस्तु। अरस्तु के द्वारा क्या थी? साइंस ऑफ माइंड। इन्होंने ही तो बोला था कि साउंड बॉडी लिव्स इन ए साउंड माइंड। तो सीधा सीधा याद रखना। और ग्रीक के लोग जो है वो कॉन्शियसनेस पे फोकस करते थे। ठीक है, चलिए। तो ग्रीक ग्रीक फिलोसफर का क्या हो जाएगा? डी का 1। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है? हु अमोंग अ ग्रेट फिजिकल एजुकेशनिस्ट गिवन below that great thinker of physical education of modern India? मॉडर्न इंडिया में कौन थे ग्रेट फिलोसफर? एच सी पाक। In rehabilitation, the physiotherapy process that meaning principle of SAD। SAD का मीनिंग क्या है? स्पेसिफिक एडेप्टेशन टू इंटरनल डिजीज। डी आंसर करेक्ट है। द रिलायबिलिटी ऑफ एथलेटिक स्किल की जब भी बात हो रही है, कभी भी एथलेटिक स्किल की बात होगी, तो आप टेस्ट और रीटेस्ट टेक्निक जो है वो यूज करें। ठीक है, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप टेस्ट रीटेस्ट की जैसे मान लीजिए स्प्लिट हाफ अगर आपने यूज किया, और थोड़ा सा भी अगर किसी की स्ट्रेंथ डिफरेंस हुई, तो स्किल टेस्ट में फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, सही स्कोर आएगा नहीं उसका, है ना। चलिए,
What is the condition known in which the body does not get its fair share to the nutrition either from starvation or result of poor absorption? तो ये हो जाएगा malnutrition and marasmus. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर. हेलो. आप आ रही है बहुत अच्छी तरह से. ओके गुड. So which of the following statement is correct about the scientific research? अब साइंटिफिक रिसर्च में सबसे पहले साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है? सिस्टमेटिक होती है. दूसरी बात है अगर आप देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कंट्रोल्ड होता है क्योंकि वेरिएबल्स का कंट्रोल आपके पास होता है कि किसी वेरिएबल को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं. इसमें कंट्रोल वेरिएबल और नॉन कंट्रोल अनकंट्रोल्ड वेरिएबल होते हैं. ठीक है. और रिसर्च में एथिकल होना बहुत जरूरी है. इन्वेस्टिगेशन की अलग बात है. तो ए बी और सी. ए बी सी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाए. ठीक है. चलिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 73. द बिहेवियर वेयर द अपोनेंट इज साइकोलॉजिकली और फिजिकली हार्म्ड बट द गोल इज टू विन. गोल अगर विन है, विक्ट्री है, तो फिर बेसिकली क्या होगा? इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन. एक होता है हॉस्टाइल अग्रेशन. हॉस्टाइल अग्रेशन में क्या है? आप जीतो या हारो लेकिन आपने सामने वाले को जो मारा है वो इस वजह से मारा है कि उसको चोट लग जाए. ठीक है. when the intention is to hurt the player is then the aggression type will be called as hostile aggression. आगे चलते हैं. who said that the philosophy is attempt to know the reality against more appearance? अरस्तु का. ये अगर देखेंगे आप तो फिलोसफी में किस में चले जाएगा? रियलिज्म में. रियलिज्म किस पे दी थी? अरस्तु में. चलिए आगे चलते हैं. 74. अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं. चलिए चलिए जल्दी जल्दी करते हैं. चलिए. तो लॉन्ग बोन बेसिकली यहाँ मैच करना है. लॉन्ग बोन आपकी कहाँ पे पाई जाती हैं? अपेंडिकुलस में, चाहे हमारे हाथ और पैरों में जो होती हैं. शॉर्ट बोन आपकी वर्टिब्रल कॉलम में. फ्लैट बोन आपकी खोपड़ी में पाई जाएगी. इरेगुलर बोन कहाँ पे आ जाएगी हमारी? आपका कन्फाइंड स्पेस. ठीक है. चलिए. Which test was constructed by Kurz Associated in 1969 measuring to some maximal. ये मैंने पिछले एक बार टेस्ट में पढ़ाया भी था. ये मॉडिफाई ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेप टेस्ट. इसको HST टेस्ट भी बोलते हैं. तो डी आंसर इसका करेक्ट है. नेक्स्ट देखते हैं. चलिए इसको थोड़ा अच्छी तरह से देख लीजिए. टाइप 2 एरर इज एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स. ये बिल्कुल करेक्ट करेक्ट बात है. टाइप 2 एरर कब होती है? एक्सेप्ट कर लें अगर हम नल हाइपोथेसिस को, जब ये गलत है तो टाइप 2 एरर हो जाती है. ठीक है आगे चलते हैं. दिस एरर इज ड्यू टू फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. नहीं नहीं, फॉल्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा की वजह से भी होती है. प्लस और भी रीजन होते हैं. मान लीजिए आपने गलत तरीके से जो आपके सब्जेक्ट थे वो गलत चुन लिए तो भी गड़बड़ी आ सकती है. तो इसके लिए सिर्फ ये नहीं है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा की वजह से ही टाइप 2 एरर होती है. ठीक है. तो ये क्या है? दोनों सही हो जाएंगे लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका ये नहीं है. डी आंसर करेक्ट है. प्रोमोट प्रोमिनेंट रिस्क फैक्टर ऑफ सिरोसिस. लिवर सिरोसिस का प्रोमिनेंट जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा वो है आपका अल्कोहल का कंजप्शन. कहीं पे भी लिवर से संबंधित ऐसी चीज आती है, चाहे वो लिवर सिरोसिस हो, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, इनके बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं अगर इनमें से कोई भी आदमी क्या कर रहा है? दारू का सेवन कर रहा है या आपका अल्कोहलिक है. द प्रोसेस बाय विच द प्रोटीन फैट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज. ये क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस. सी आंसर हो जाएगा. ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस भी नहीं होगा. ग्लाइकोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का जब चेंज होता है तब. चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन. हाई परफॉर्मेंस बेसिकली किस में होती है? हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग स्टेज में आपकी रहेगी.
ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन, कंपटीशन सिस्टम, स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में होगा, और लास्ट क्या हो जाएगा आपका, मोटर सॉल्यूशन क्या है आपका, टैक्टिकल एक्शन। तो टी आंसर आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म का क्राइटेरिया क्या नहीं है, सोसाइटी जो है वो प्रोफेशनलिज्म का क्राइटेरिया नहीं है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी है, एजुकेशन भी है, और ऑक्यूपेशन तो अपने आप में है ही। इन विच ईयर द वेट ट्रेनिंग मेथड वाज इंट्रोड्यूस, 1811 ईस्वी में जर्मनी में आपका जिम्नास्टिक को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया। विच इज नॉट द साइन ऑफ एलिवेट अराउजल टू द हाइटन एंजाइटी, क्या है, इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शन, जब एंजाइटी आपको हो रही होती है तो आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो गड़बड़ हो जाता है, ये नहीं है कि इंक्रीज होता है। विच फॉर्मूला इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मैचेस फॉर द सिंगल लीग टूर्नामेंट, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एन एन माइनस वन बाई टू। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। ये तो इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए एकदम। क्रोनोलॉजिकल एज बेसिकली क्या है, एज रिकॉर्डेड इन ईयर्स। एनाटॉमिकल एज आपका बोन वगैरह जहां से होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये हो जाएगा एनाटॉमिकल। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल एज, ये हो गया। चलिए सी आंसर करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। कैलवर्ट पुटिंग टेस्ट गोल्फ में होता है, रॉस वेबर टेस्ट मिनिमम स्ट्रेंथ, गोनियोमीटर आपका रेंज ऑफ जॉइंट देखता है, स्पायरोमीटर वाइटल कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अ टीचर टेल्स टू द स्टूडेंट व्हाई यू लर्न दिस, व्हेन यू लर्न दिस यू विल बी एबल टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट, कैरी आउट योर प्रोजेक्ट। अगर आप इस, आप कोई चीज है जो दी है, टीचर ने बोला है कि अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप अपनी परियोजना को बड़े आराम से कर पाएंगे, जो आपका प्रोजेक्ट मैंने दिया है वो प्रोजेक्ट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या है बेसिकली, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, तो ये आपका बी आंसर करना। ये कंटिन्यूस इंटरेस्ट तो है, लेकिन कंटिन्यूस इंटरेस्ट क्या है, ये कोई भी प्रिंसिपल नहीं है एक तरह से। ठीक है, और टीचर कोई इनफॉर्मल वे में नहीं कह रहा है बच्चे से। ठीक है, एकदम फॉर्मल वे में बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है बच्चे को कि अगर तुम आप इसको सीख लोगे तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा मतलब आपको दिक्कत होगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। लीडरशिप एलएसएस, पर्सनैलिटी टेस्ट पीओएमएस हो गया, ग्रुप कोहेशन जीईक्यू टेस्ट है, और एंजाइटी आपका स्कैट। चलिए डी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर्स दैट अफेक्ट रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स। तो नेचर ऑफ एग्जामिनी हो गया, लेंथ ऑफ टेस्ट हो गई, एनवायरमेंटल कंडीशन हो गई, और मोटिवेशनल फैक्टर हो गए। सारे के सारे फैक्टर क्या करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हो सकता है कि अगर दो, अगर मेजर फैक्टर की बात करो तो नेचर ऑफ एग्जामिनी हो गया, और दूसरा आपका हो गया लेंथ ऑफ द टेस्ट। ठीक है, आंसर बेसिकली डी ही रहेगा। रेड ब्लड सेल ब्रेक, रेड ब्लड सेल्स को अगर आप पानी में डाल देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर मेरे प्यारे बच्चों वो टूट जाते हैं ड्यू टू ऑस्मोसिस। ये आज का रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जहाँ लो प्रेशर होता है तो पानी उनके अंदर चला जाता है, पानी इतना अंदर चला जाता है कि अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेड ब्लड सेल आपकी टूट जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। essential for the production of health and deficiency, a common cause of anemia among women and children, deficiency during the pregnancy and lead to the birth defect। किसकी वजह से होता है, फॉलिक एसिड की वजह। ठीक है, आयरन की जहां भी बात आएगी आप लोग फॉलिक एसिड की बात। आयरन विटामिन बी का पार्ट रहता है। द कंडीशन इन विच द पर्सन लिटिल और नो कंट्रोल, लिटिल, अगर मूवमेंट के कंट्रोल की जहां पे भी बात आए, जहां पे मूवमेंट के कंट्रोल की बात है, सेरिब्रल पाल्सी दिखा हुआ है, आंखें बंद करके आप आंसर मार दिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। द एम ऑफ डायरेक्ट प्रिपरेशन ऑफ कंपटीशन इज टू अचीव द बेस्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस इन
मेन कंपटीशन, ठीक है। डायरेक्ट प्रिपरेशन इज आल्सो इम्पार्ट टू द बिल्ट कंपटीशन परफॉर्म वेल इन प्रैक्टिस मैच। दोनों आपके ठीक है, लेकिन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी आपका नहीं है। द वर्ड कैलेस्थेनिक ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स, कैलोस एंड ब्यूटीफुल। टेनिस का मतलब क्या है यहाँ पे, स्ट्रेंथ, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। हु प्रोपाउंडेड द फर्स्ट ऑफ सेट ऑफ फंडामेंटल और जनरल प्रिंसिपल ऑफ गुड मैनेजमेंट। एक किसने दिया था, 14 प्रिंसिपल दिए थे, किसने दिए थे, हेनरी फेयोल। द बर्थ ऑफ टेस्ट इज गिवन पर्पस प्रूवन थ्रू द एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इम्पेरिकल वैलिडिटी। इम्पेरिकल जहां भी एक्सपीरियंस की बात आएगी, प्रूवन थ्रू एक्सपीरियंस, तो वहां एम्पेरिसिज्म आता है। और एम्पेरिसिज्म जब वैलिडिटी की बात करेंगे तो एम्पेरिकल वैलिडिटी उसमें होगी। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हायरार्की टू नीड प्रोपाउंडेड मैस्लो। अगर मैस्लो की आप हायरार्की का चार्ट देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देखो सबसे पहले क्या होता है, फिजियोलॉजी का। फिर दूसरे नंबर पे आपका क्या होता है, फिजियोलॉजिकल के बाद आता है सेल्फ, सेल्फ नीड, मतलब सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड के बाद आता है बिलोंगिंग्स, लव और बिलोंगिंग। लव और बिलोंगिंग्स के ऊपर फिर क्या आता है, सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम के सबसे ऊपर क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। 98। इवेल्युएशन कॉल, डेमोन्स्ट्रेशन, बाई पार्ट एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिस बाय स्टूडेंट्स और सुपरविजन। तो सिंपल सी बात है, स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। डेमोन्स्ट्रेट के बाद क्या करेंगे, बाई पार्ट मेथड से उसको बताएंगे। बाई पार्ट मेथड से जब आप बच्चों को बता देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट। और जब स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर उसका सुपरविजन आप करेंगे और लास्ट में आप करते हैं इवेल्युएशन। चलिए, कंटिन्यूस ट्रेनिंग तो अर्नेस्ट वार अरकान ने दी थी, तो बहुत ज्यादा कुछ इसका करने का है नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन फॉर द गुड क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट सिलेक्शन में सब्जेक्टिव, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रिसीजन, वैलिडिटी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, बाकी सब है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारा फिजिकल एजुकेशन का पोर्शन। आई होप दैट के आपने अच्छा स्कोर किया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।